तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने फिजिक्स के तीसरे पार्ट को, जिसमें हम पुराने वीडियो लेक्चर सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे थे फिजिक्स। तो हमने इसके पहले इस वीडियो लेक्चर में आपसे क्या क्या बताया, क्या क्या बातें करी, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी थी कुछ मोशन इन 1D के बारे में। उसके बाद हमने पिछले फिजिक्स पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में जिसमें बात करी थी हमने इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और एक्सेलरेशन, और फिर कुछ कुछ क्या 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। तो अब उस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के टॉपिक्स को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आने वाला था साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जी हाँ। अब फिजिक्स के बारे में बात आती है तो जैसे हमेशा हमें देख देख के ये कहा जाता है कि फिजिक्स इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स में मैथमेटिक्स भी लगती है, ये तो आप सबको जान ही चुके होंगे अब तक। तो अब उसी बारे में साइन कन्वेंशन भी आता है। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज आगे बढ़ रही हो तो उसको कैसे बताएंगे कि वो आगे बढ़ रही है, कोई चीज पीछे बढ़ रही है तो हम उसको कैसे बताएंगे कि कोई चीज पीछे बढ़ रही है। तो इसलिए इस बात को बताने के लिए हमें साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ती है। अब साइन कन्वेंशन में जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन, जैसे कि कोई पार्टिकल है जो अगर एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बढ़ता है तो हम उसे बोलते हैं कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, या फिर अपवर्ड बढ़ता है तो हम उसे बोलते हैं कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक। अब जब वो नीचे की डायरेक्शन में बढ़ेगा तो हम उसे बोल देंगे नेगेटिव डायरेक्शन में है, और पीछे की तरफ बढ़ेगा तो उसको बोल देंगे हम नेगेटिव डायरेक्शन में है। ये आप लोगों को सिंपली मिलके कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है क्या, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बना सकता हूं एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्या इससे कुछ रिलेट हो पा रहा है? यहाँ पे थोड़ा क्लियर बना देता हूं इसको मिटा के। तो इन सबको मिटा देता हूं, अब नया क्लियर बना देता हूं कि आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिखेगा। ये नेगेटिव एक्सिस है दोनों। ठीक। अब हमें पॉजिटिव एक्सिस बनानी है। ठीक है, तो चलिए पॉजिटिव एक्सिस बना देते हैं। आप लोगों को कुल मिलाकर यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया है। तो अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो आप लोग को सब बढ़िया से पढ़ा होगा। तो जैसे कि हम ये मानते हैं कि यहाँ पे प्लस प्लस डायरेक्शन होती है, ये भी प्लस माइनस प्लस की डायरेक्शन होती है, यहाँ माइनस माइनस की डायरेक्शन होती है, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस की डायरेक्शन होती है। तो मतलब पॉइंट्स होते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इन्हीं सब बातों को हम लोगों को ध्यान में रख के चलना है। ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हम लोगों ने देखते हैं कि, और हाँ एक और बात मैं बताना भूल गया कि ये अगर टिल्टेड हो या फिर इंक्लाइंड प्लेन पे हो तो अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हो तो हम उन्हें पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो हम उन्हें नेगेटिव बोल देते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ये बात जाननी हो कि अगर इस डायरेक्शन में हो तो हम क्या करेंगे, सॉरी, अगर ये इस डायरेक्शन में हो तो हम क्या करेंगे, तो इस डायरेक्शन में ये अपवर्ड की तरफ जा रहा है ना, ये अपवर्ड का डायरेक्शन है। ओह सॉरी, अगेन ये अपवर्ड डायरेक्शन है। ओके, तो इसको हम पॉजिटिव मानेंगे और इस डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन मानेंगे। ठीक। लेट्स गेट सो क्लियर है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। इसमें लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ ये है कि इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, a particle is moving in a horizontal direction, say x along x-axis. If vector directed towards right are taken as positive, then the vectors directed towards left will be taken as negative. मतलब ये कह रहा है कि अगर हम लोग इस x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो नेगेटिव लेंगे। सिमिलरली हम लोग y के लिए भी अगर y के पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो उसको नेगेटिव लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये x का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये y का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये y का नेगेटिव डायरेक्शन है, ये x का नेगेटिव डायरेक्शन है। और फॉर मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन के लिए हमें किसी अगर वेक्टर, कोई वेक्टर अगर ऊपर जा रहा है तो हम इसको अपवर्ड पॉजिटिव लेंगे, अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो डाउनवर्ड नेगेटिव लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। सबसे पहले गैलीलियो ने ये ऑब्जर्व करा था कि उन्होंने पीसा की झुकी हुई मीनार से कुछ फेंका था, तो वो दोनों सेम टाइम पे जमीन पे चले आए थे। तो अब इस बात से लेकर उन्होंने कंक्लूड करा था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से सब कुछ जमीन पे ही आता है, सब कुछ नीचे ही चला आ रहा है, उसके मतलब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन उस पे लग रहा है। समान समय पे जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करने के बाद कुछ ही समान समय पे जमीन पे गिरती है तो उसे
कुछ ना कुछ तो है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कुछ फाइंड करा, फिर न्यूटन की थ्योरी सबको बताई है कि उन्होंने गिरते हुए सेब को पकड़ा था। इस तरह करते करते हमें किसी तरह मिलती है जी की वैल्यू। जी की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट है, हम उसको कैलकुलेट करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें मिलती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि ये एक एक्सेलरेशन है। ठीक, तो ये एक वेक्टर है और ये नीचे की तरफ लगता है। अभी मैंने साइन कन्वेंशन में बताया, तो नीचे की तरफ लगता है तो जी की वैल्यू हमेशा हम लोग निगेटिव मिलेंगे। और एक और बात, अगर जब तक जी की वैल्यू 9.8 कंसीडर करने को ना कही गई हो, तब तक इसकी वैल्यू को हम लोग 9.8 नहीं लेंगे, 10 लेंगे। ठीक, क्योंकि 10 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.8। नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन टाइम। मैंने आपसे बहुत पहले बताया था कि मैं आपके रिएक्शन टाइम को आपसे कैलकुलेट करवाऊंगा, तो अब वो समय आ गया है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, कि रिएक्शन टाइम इज द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू ऑब्जर्व, थिंक, एक्ट ओवर इट। मान लीजिए कि आपकी तरफ कोई बॉल आ रही है, ठीक, आपकी तरफ कोई बॉल चली आ रही है, आप कितने सेकंड में उसको पकड़ेंगे, आपको कितना समय लग रहा है उसको पकड़ने में, उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्शन टाइम। अब चलिए कैसे पता करते हैं। तो न्यूटन के इक्वेशन जो हमने 3 पढ़े थे, उनके बारे में हम लोग एक बार फिर से चलते हैं उन पे। तो क्या पढ़े थे, S = ut + ½ at स्क्वायर। अब इसमें हम लोग इनिशियली मान लेते हैं एक स्केल आपके हाथ में है, जो आप 0 सेंटीमीटर पे पकड़े हुए हैं, और आपका दोस्त जो है वो ऊपर से उसको छोड़ता है, तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 होती है और एक्सीलरेशन जो होगा वो -g होगा। एग्जाम्पल हमने जैसे बताया था। अब उसको यहाँ पे भर देते हैं और फिर t की वैल्यू निकालते हैं। तो t की वैल्यू आती है √2s/g। अब हम लोग स्केल पे नाप लेंगे कि कितने सेंटीमीटर नीचे तक आ चुका है। ठीक, तो वहां पर हमें s मिल जाएगा और g की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 10 होती है। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, अंडर रूट में वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, आपका रिएक्शन टाइम। ठीक, अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे g की वैल्यू जो हमें निगेटिव रखनी थी, तो भैया उनके लिए ये है कि अगर अंडर रूट में हम निगेटिव की वैल्यू रखेंगे तो एक इमेजिनरी वैल्यू जाएगी, और टाइम जो है वो इमेजिनरी नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ओके, यहाँ पे जो टाइम है उसके लिए साइन कन्वेंशन काम नहीं करता है, टाइम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक, आगे चलते हैं। यहां पर से हमारा अगला टॉपिक शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे काइनेमेटिकल क्वांटिटी ऑफ ग्राफ। अब मैंने आपको पहले से बता रखा हूं कि जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस होते हैं उनको हम लोग ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, उनको हम लोग कैसे देखेंगे कि क्या हो रहा है, किस चीज का एरिया निकालना है, किस ग्राफ का टेंजेंट निकालना है, किस ग्राफ का हमें एवरेज निकालना है, किस ग्राफ के 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस और उसके एक्स एक्सिस का टाइम, मतलब टाइम से डिवाइड करना है। तो वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहला आता है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन टाइम ग्राफ ये कुछ ऐसा बना हुआ होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स गिव वेलोसिटी। ठीक, मतलब अगर हमें ए से बी के बीच में, मतलब पोजीशन x1 से x2 के बीच में अगर हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो ये कुछ x2 - x1, मतलब it is x2 - x1 means it gives from here to here and divided by time. What it gives? It gives the tan theta. Okay, here is the theta, it represents x2, it represents x1. Okay, so एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो tan थीटा देगी। लेकिन जब हमारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात आएगी, तो हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में केवल ये कहते हैं कि हमें उसको एकदम एक पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, मतलब अब हमको ये जो पॉइंट है, ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये डेल्टा टी का डिफरेंस है, इसको बहुत कम माइन्यूट करना है, एकदम छोटा रखना है। ओके, तो जब हम लोग ए पे आएंगे तो वहां पे हमें क्या मिल जाएगा, उसका हमें मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और वो कैसे मिलेगा, वो निकालेंगे हम लोग dy/dx। ओके, वो इस ग्राफ से नहीं निकलता है, इसमें बस हमें ये जाना था कि यहाँ पर अगर हम इसका स्लोप निकालते हैं तो हमको वेलोसिटी देगा। ठीक, अगला आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात आती है तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पहले हम लोग एरिया निकाल के देखते हैं। तो एरिया निकालने का मतलब होता है v × t। अब v × t क्या देता है हमें, क्या देता है, v × t देता है मतलब हमें एरिया। ठीक, एरिया ही देगा, और जो एरिया होगा वो हमें चेंज इन पोजीशन देगा। ठीक, अगर हम लोग पॉजिटिव की, अगर जैसे ये अगर अपवर्ड डायरेक्शन में तो इसको पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में तो नेगेटिव लेंगे, मतलब एक्स एक्सिस के हिसाब से। ठीक है, और वाई एक्सिस के हिसाब से। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और निगेटिव है तो निगेटिव लेंगे, तो हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर हम दोनों को पॉजिटिव ले चलते हैं, मतलब केवल मॉडुलस ऑफ द एरिया निकालते हैं, तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, हाँ, अब हम एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें भी अगर हम लोग इसका ए और बी के पॉइंट के बीच का अगर हम लोग यहाँ पे स्लोप निकालें, तो ये हमें क्या दे देगा, tan थीटा, और tan थीटा क्या दे देगा हमें, एवरेज एक्सेलरेशन। और जहां तक एक्सेलरेशन की बात है, तो वो हम इसका
dy बाई dx करके निकाल सकते हैं आराम से डिफरेंशिएशन करके। अगला आता है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का केवल हम एरिया, तो हम लोग देख रहे थे एक्स वेलोसिटी, पहले देखा हमने पोजीशन टाइम ग्राफ को, फिर देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, अब देख रहे हैं हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हम लोग कुछ नहीं निकालते हैं, इसमें सीधा नॉर्मली रख देते हैं वैल्यूज और इसकी बस हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालने से हमें क्या मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी। जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव एरिया। जैसे कि हमें पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आगे हम लोग चलते हैं, अब हम लोग यही ग्राफ पढ़ते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। इसलिए एक्सेलरेशन जो होता है हमारा वो कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से हमें ये ग्राफ जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीधी लाइन मिल रही है। सीधी लाइन मतलब ये कांस्टेंट है, ये टाइम एक्सिस है और यहाँ पे जब हमारा एक्सेलरेशन जो है वो अगर वो निगेटिव होगा, अगर वो एक्सेलरेशन जो है वो 0 से कम होगा मतलब निगेटिव होगा, तो उस केस में हमें जो होगा एक्सेलरेशन जो होगी वो नेगेटिव मिलेगी। ओके ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग देखते हैं कि हम लोग का एक रिलेशन निकल के आता है v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो अगर उसमें एक्सेलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है तो हमें कुछ इंक्लाइन ग्राफ मिलेगा, जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है इंक्लाइन ग्राफ। और अगर हमें कुछ नेगेटिव एक्सेलरेशन रहेगी तो वो हमेशा वेलोसिटी होगी वो घटेगी टाइम के रिस्पेक्ट में लीनियरली, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो v इक्वल टू यू प्लस एटी है। ये कुछ हमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जैसा नजर आ रहा है, जो कि स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। तो हम लोग को याद है इक्वेशन नंबर सेकंड एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हमें दिख रहा है कि ये एक टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर दिख रहा है, मतलब ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम लोग इसमें कुछ ऐसा कर्वेचर प्राप्त करेंगे, इसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। अगर हम लोग का जो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा वो तो हमें कप जैसा पैराबोला मिलेगा और अगर हमें निगेटिव होगा तो ये कुछ हिल जैसा पैराबोला मिलेगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की। जैसा मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है वो हमारी वेलोसिटी किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी चल रही है वो पता करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका फ्रेंड दौड़ रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, हम और आपका दूसरा दोस्त दौड़ रहा है 50 किलोमीटर पर आवर पे, तो दोनों की दोनों जो होंगे वो एक दूसरे को देखे कहेंगे तो दौड़ ही नहीं रहा है, तो खड़ा है, फिर मैं कैसे मान लूं कि ये चल रहा है। तो इस केस में बात आती है रिलेटिव वेलोसिटी की। ठीक, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे डिफाइन किया जाता है कि द रिलेटिव वेलोसिटी v b by a means b slash a also known as vba or vb respective to a या v relative to a is the velocity of an object of an observer b, means here the observer is b and the frame of in the frame of in the rest frame of another object of or observer a। मतलब यहाँ पे b की जो वेलोसिटी उसको a के रिस्पेक्ट में देखी जा रही है। तो जब हम लोग v रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे vba तो वो vb माइनस va होगी। ठीक, और अगर हम लोग अगर a के रिस्पेक्ट में उसी की वेलोसिटी निकालते हैं तो वो नेगेटिव होती है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट ये समझने में आता है, जैसे मान लीजिए कोई आपकी तरफ अगर आता है आप भी उसकी तरफ बढ़ते रहते हैं, मतलब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक, और दूसरा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो इस वाले ऑब्जेक्ट को ये वाला ऑब्जेक्ट ज्यादा जल्दी आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दोनों तो एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, मतलब वेलोसिटी जो है वो ऐड हो रही है, मतलब हमें कुछ ज्यादा तेज दिख रहा है आना हुआ। और अगर हम बात करते हैं दूसरे केस के बारे में, ठीक, तो दूसरा केस हमारा ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट इधर डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक, और दूसरा ऑब्जेक्ट भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, तो इस डायरेक्शन में हम लोग कहेंगे कि ये वाला जो है वो इसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होंगी वो सबट्रैक्ट होंगी, मतलब हम यहाँ पे वेलोसिटी को घटाएंगे। ओके, ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमें लगता है कि हमने सारे कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर लिए हैं। तो अब जितने सारे कॉन्सेप्ट हमने आज से आप अब तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कवर किए या फिर डिस्कस किए हैं उस पे हम आके न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो ठीक है, अब न्यूमेरिकल का हम शुरू करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल जो आता है वो यहाँ से आता है कि अ पर्सन जो कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैलकुलेट करने में है, तो ऐसे ना पढ़ सकते हैं कि अ पर्सन वॉक्स अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ, मतलब वो ए टू बी सेमी सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो हमने डिस्टेंस के बारे में बताया था कि डिस्टेंस जो होती है वो पाथ डिपेंडेंट होती है, मतलब कैसे गया किधर से गया वो निकालेंगे। तो क्या होगा, वो सर्कमफेरेंस होगा और सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है पाई आर। ओके, तो पाई आर आंसर होगा। और जो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात आएगी तो वो OA टू OB, मतलब वहां से वहां तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी, तो हम लोग ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो 2r होगा। ठीक,
अगला क्वेश्चन ये है कि राम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर विद वेरिएबल स्पीड। ओके, मतलब 100 किलोमीटर उसको चलना है और वेरिएबल स्पीड है उसकी, मतलब स्पीड बदल रही है। ठीक, हमें इसमें करना क्या है, एवरेज स्पीड निकालनी है। अब हम लोग पता करते हैं कि जो पहला हाफ था मतलब 20 किलोमीटर से उसने तय किया और जो दूसरा हाफ था वो 40 किलोमीटर से तय किया। तो जाहिर सी बात है कि जो पहला हाफ होगा वो ज्यादा टाइम लेगा और दूसरा हाफ वो कम टाइम लेगा, क्योंकि हम लोग तो 50-50 किलोमीटर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो इस हिसाब से हमने कौन सेकंड निकालना, टाइम निकाल लिया। तो जब हम 50 किलोमीटर चले 20 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम लोग टाइम ट्रेवल बाई राम तो कवर 50 किलोमीटर में 20 किलोमीटर पड़ा, तो ये हुआ 5/2 घंटे, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल गिव टाइम। ओके, तो अब अगला 50 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसको 40 kmph पे कितना लगेगा, तो 5/4 आवर लगेंगे। टोटल टाइम हो गया मेरे पास 15/4, मतलब 15/4 घंटे हो गए। अब एवरेज स्पीड जो होगी वो निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, एवरेज स्पीड ऐसे ही तो निकालते थे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो थी मेरी कितनी थी, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर रख दिया। अब 15/4 रखा, 15/4 चार जो है ऊपर चला गया, इसका मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो 80/3 किलोमीटर पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ अ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एज x स्क्वायर प्लस 40 प्लस 5 देन नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द टाइम इन इज इक्वल टू 1 सेकंड टू 4 सेकंड। अब 1 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में हम लोग को ये रिलेशन दिया हुआ है कि ऐसा हम लोग को कुछ चल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो उसमें वैल्यू रख देंगे। अगर हम लोग को डिस्टेंस से पूछा जाएगा, अगर वेलोसिटी पूछी जाएगी तो उसका आगे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी निकालेंगे ऐसी किसी इक्वेशन पे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग पहले x t 1 पे रख के निकालते हैं। तो t 1 पे रख के निकालते हैं तो 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 जो कि देता है 10, और 4 पे रख के निकालते हैं तो हमें देता है, तो वो हमें देता है 37। ओके, नाउ नेट डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालते हैं तो नेट डिस्प्लेसमेंट 37 माइनस 10, क्योंकि हम लोग को तो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। ओके, इसलिए होता है 27 यूनिट जो होंगी वो मेरे आंसर होंगी। अभी हमारे पास बहुत ही मैथमेटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सामने घूमा पड़ा है। इसमें लिखा हुआ है कि पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, और ए टू बी हियर पॉइंट इज रॉन्ग, लेट मी मेक करेक्शन। A particle moves from A to B, but A is here. Okay, and angle theta covering a radius r. Okay, now we have to find the magnitude of distance and displacement of the particle. Okay, so wrong. Here we can draw the figure here. Here we can say that the curve A to B means from here to here the curve will give distance, and the line from A to B, point connecting A to B, you can imagine this is a curve A to B. Okay, and this is the line A to B. Okay, so this one will represent the distance and this one will represent the displacement. Okay, so we have to calculate this. For this we know that theta is equal to arc upon radius, so we put that and get the length of this arc theta into r. Okay, now we have to find the line, this line A to B, this one line, this line. Okay, so for that we have to go in detail, and we have to use some trigonometric functions like sin theta is equal to bt upon ob. You can see from the figure, is equal here, sin theta is equal to bt upon ob. Okay, so we get the r cos r sin theta. Okay, now similarly we can go in this triangle and find the sine. This angle will be sin 90 minus theta, and this one upon bt dash upon ob dash. Okay, will give bt dash is equal to r cos theta. So we get 2 points for here. This line will be equal to r sin theta, and this line will be equal to r cos theta. So the point coordinate of the b will become r cos theta and r sin theta. Now we know the point coordinate of a because it's on the circle, so here it's the radius, and y-axis will be 0. So r and 0 is the coordinate of a, and r cos theta sin theta will be the coordinate of b. Now applying the distance formula, which we know, under root x y2 minus y1 whole square plus y x2 minus x1 whole square, whole under root will give the distance between the 2 points. Now calculating this all, and finally we reached here under root 2r square on bracket under root 1 minus cos theta. Now we know we can leave it here, or we can again proceed for further work, that cos 2 theta will be equal to 1 minus 2 sin square theta. This is the formula that we studied in class 11th mathematics.
and now replacing to theta with theta or theta by 2, theta will be represented theta by 2. Okay, so it will become, the formula will become 2 sin square, this will become 2 sin theta, 2 sin square theta will be replaced by 1 minus cos theta. In the previous slide we have seen that here 1 minus cos theta, so replace it with 2 sin square theta by 2. Okay, we get under root 4 r square sin square theta by 2. On recalculating it, taking the square both sides, we get the 2r sin theta by 2. Now finding the ratio, we get r theta, that is the distance, and 2r sin theta by 2 the displacement. Okay, now theta upon 2 sin theta by 2, this was the answer. Now we have studied the differentiation, so now let's get started with some of the basics like multiplication, that is x square. We assuming that x is equal to u and sin x is equal to v. Now applying the multiplication formula of differentiation, that we get put the first one here and second one differentiate it, then again addition sign, then first one here and differentiate the other one. Okay, differentiation of x sin x will give the cos x, and x squared का differentiation क्या होगा, 2x होगा. ठीक, तो वही वैल्यू हो जाएगी, वही आंसर हो जाएगा. अगला हमारे पास जो फंक्शन था वो log बेस ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर था. ठीक, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग log टू द बेस ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें हम लोग डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक, डिवीजन का फॉर्मूला दिख रहा है, जैसे कि हम लोग u अपॉन v करते थे, तो पहले v को छोड़ देते थे, फिर u को डिफरेंशिएशन करते थे, फिर नेगेटिव का साइन, फिर u को छोड़ देते थे, फिर v का डिफरेंशिएशन कर लेते थे, फिर अपॉन में टोटल के v का स्क्वायर कर देते थे. सेम वही फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ है. u को छोड़ा, u को किया, v को छोड़ा, माइनस v को किया, u को छोड़ा अपॉन v स्क्वायर. ओके, calculating recalculating we finally reached to here and this was the answer. Okay, now next question. इसको मैं चेन रूल से आप लोग समझाना चाहता हूँ. वैसे नॉर्मली भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन चेन रूल से ज्यादा आसानी समझ में, चेन रूल मुझे बताना था, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ. अब मैं ax प्लस b को मैं t मान लेता हूँ. ठीक, अब हम लोग चेन रूल के अकॉर्डिंग जानते हैं कि अगर हम लोग dt से डिवाइड किए तो dt से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो dy को हम लोग dt के रिस्पेक्ट में करेंगे और dt को जो है वो हम लोग dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. सो हम लोग को अगर ये वाला फॉर्मूला, ये वाला अगर हमने t मान लिया, इसको हम लोग इस फॉर्मूले में रखेंगे. इस फॉर्मूले में रखा तो हमें मिला y इक्वल टू t क्यूब. अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे y t के रिस्पेक्ट में. ओके, dt मींस dy बाय dt मींस t के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट किया तो ct स्क्वायर मिला, जैसे हम लोग x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो 2x मिला. अब बात आती है कि हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया. ओके, अब हम लोगों ने इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट किया, मतलब इसको डिफरेंशिएट किया, तो इसको हम लोग dt अपॉन dx करेंगे. ठीक, dt अपॉन dx करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, केवल a मिलेगा, क्योंकि वो b जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए वो गायब हो जाएगा. ठीक, पुटिंग वैल्यूज हम लोग ये वाली वैल्यू जो है इसमें उठा के पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे, मतलब ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे और ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा 3t स्क्वायर इंटू a. अब पुटिंग वैल्यूज ऑफ t, मतलब हम लोग को t की वैल्यू पता है, यहाँ पे ax प्लस b है, अब हम लोग उसको रख देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, dy बाई dx. तो फाइनली ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो फाइनली ये जाके हमारा यहाँ पे 3ax स्क्वायर प्लस 3ax प्लस b का होल स्क्वायर टाइम्स a, ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक, अगला सवाल हम लोग कैटेगरी रखते हैं इंटीग्रेशन की. तो इंटीग्रेशन में मैंने बताया था कि आप लोगों को पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे सिंपली पावर ऐड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. पावर ऐड करेंगे और जो उसका मतलब साइन n का देखा था तो उसमें पावर प्लस हो रही थी, तो यहाँ पे और उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देना होता है, बस इतना ही करना होता है. तो यहाँ पे नॉर्मली हमें दिख रहा है 3x प्लस 6 होल टू द पावर 7 है, मतलब 3x प्लस 3, ये पूरा x हो जाएगा, उसमें पावर प्लस 1 डिवीजन बाई उतना, फिर उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे. ठीक है, डिफरेंशिएशन करके वही वैल्यू डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और इसका केवल 3 बाहर रह जाएगा. 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 3x प्लस 6 होल टू द पावर 7 प्लस 1 8. ओके, नाउ अब हम लोग करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में. डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में मैंने बताया था कि आप लोग को सीधे लिमिट रखते हैं, पहले नॉर्मल इंटीग्रेट करते हैं, फिर इसमें लिमिट रखते हैं वैल्यू, उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे करा है. इसमें हम लोगों ने इसको 5 to 1 अगर हम लोगों ने लिमिट देके सॉल्व करना शुरू किया है. ठीक, अब हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करा, यहाँ पे वैल्यू में 1 प्लस किया, उसे डिवाइड किया, उसके बाद हम लोगों ने 5 वैल्यू रखी, फिर हम लोगों ने 1 वैल्यू रखी, माइनस करके 1 वैल्यू रख दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब यहाँ पर हम लोगों ने 3/2 को बाहर निकाला, जिसको हम लोगों ने 2/3 कर लिया, अंडर रूट पहले से बाहर था. अब यहाँ पे 5 टू द पावर 3/2 माइनस 1 था, अब हम लोगों ने अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो उसके बाद का आप लोगों को मैथमेटिक्स आता है. ठीक, अब अगला सवाल. A particle starts from rest with uniform acceleration. Its displacement after time t seconds is given in meter by the relation. मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आगे भी इस डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूला से आप लोगों से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी निकलवाऊंगा, वही वाला सवाल है ये. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले वेलोसिटी निकालने का ट्राई करते हैं. वेलोसिटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, तो हम लोग dx by dt चाहिए. ठीक,
तो यहाँ पे dx by dt हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम लोगों ने कैलकुलेट करके फाइनली लिया है कि हमारी dx by dt की वैल्यू 4 + 10t है। मतलब ये हमारे पास वेलोसिटी के लिए हम लोग के पास एक रिलेशन आ गया। तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी के लिए निकालेंगे तो t = 0 रखेंगे तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। t = 0 रखा, हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड हमारे पास थी, वो हम लोग के पास इनिशियल वेलोसिटी चली आई। अब पूछा था हम लोगों से क्वेश्चन में कि हियर की वेलोसिटी है t = 3 सेकंड। अब हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया, अब यहाँ पे t की वैल्यू 3 रख देंगे तो यहाँ पे हम लोग को वेलोसिटी मिल जाएगी 3 सेकंड पे 34 मीटर पर सेकंड। ओके, अब हम लोग से अगला सवाल पूछा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, हम लोग को जो वेलोसिटी वाली इक्वेशन होती है उसको हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि a = dv by dt। ठीक, अब हम लोगों ने उसको डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिला 10t, 10 मिला ओनली। ठीक, तो हमारे पास जो हमारी एक्सेलरेशन हो जाएगी वो होगी 10। और अगला लास्ट सवाल जो हम लोग से पूछा वो पूछा डिस्प्लेसमेंट एट 5 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट एट 5 सेकंड मतलब हम लोग को यहाँ पे सीधे कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट का ही इक्वेशन था, तो उसमें सीधे 5 की वैल्यू रख देनी थी और 5 की वैल्यू हम लोगों ने जैसे ही रखी, 5 की वैल्यू जैसे हम लोगों ने रखी वहां पे हम लोग को आंसर मिल गया 148। ओके, नाउ नेक्स्ट सवाल कुछ सिमिलर है बट सेम टू सेम नहीं है। एक बार आप लोग वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लें और इसको खुद से करने का ट्राई करें। नहीं होता है तो फिर मैं तो एक्सप्लेन करने के लिए हूं ही। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई करें, मैं ये बस ये चाहता हूं। ठीक, होप कि आपने वीडियो को पॉज करके इसको देखा हो। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि ये कैसे होता है। ठीक, यहाँ पे मैंने पहले पूछा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम ट्रेवल टाइम 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 इंटरवल t = 1 सेकंड और t = 3 सेकंड। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करना था, सिंपली वैल्यूज जो है वो रख देनी थी 1 सेकंड के लिए और 3 सेकंड के लिए, तो हमारे पास आंसर जो होता निकल के चला आता, माइनस कर देते तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकल के चला आता। अगला अगला था हमारे पास पूछा था एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकंड। ठीक, अब अगले करने के लिए हमें क्या करना था, हम लोग को एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या पता चाहिए होना है कि हम लोग को उस टाइम इंटरवल में हमको x की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 सेकंड में निकालेंगे, फिर 0 सेकंड में निकालेंगे। 5 सेकंड की वैल्यू x में 5 रखेंगे, मतलब t पे यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 की वैल्यू निकालेंगे, फिर 0 की वैल्यू 0 पे रख के वैल्यू निकालेंगे, 0 पे तो वैल्यू 0 ही रहनी है, तो केवल 5 पे रख के निकाल के और 5 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। अगला सवाल है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 0 सेकंड एंड t = 5 सेकंड। मतलब हमें 0 सेकंड और 5 सेकंड 2 सेकंड पे हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। तो इसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं v को t के रिस्पेक्ट में, तो हमें ये वाली वैल्यू मिलती है। अब इसमें हम लोग 0 सेकंड पे रखेंगे, मतलब t = 0 रख देंगे तो 0 पे हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। और अगर हम लोग 5 पे रख देंगे तो 5 पे हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। अब हम लोग से पूछा गया है कि एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकंड। तो हम लोग को इसमें भी कुछ नहीं करना होता, जैसे हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी निकाली वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हमें 0 और 5 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी को निकालते हैं, तो 5 सेकंड में हम लोगों ने वेलोसिटी निकाली थी 412 सेकंड 412 मीटर पर सेकंड, और 0 पे निकाली थी हम लोगों ने वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड। तो अब टाइम का जो डिफरेंस था वो 5 सेकंड है 0 से 5 के लिए। ठीक, तो हम लोग की एक्सेलरेशन निकल के आई 81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये स्क्वायर गलत है जो लिखा हुआ है। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है लास्ट क्वेश्चन इज एक्सेलरेशन एट। अब यहाँ पे डिफाइन नहीं है कि इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज है। ठीक, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सीधे पूछा हुआ है कि एक्सेलरेशन चाहिए मुझे, मतलब एट 0 सेकंड में, मतलब हमको एक इंस्टेंट पे वैल्यू चाहिए, तो वो होगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हम लोग फिर वेलोसिटी वाले इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, तो डिफरेंशिएट करके और वैल्यूज रखेंगे, तो 0 पे हम लोगों ने वैल्यूज रखा तो वो 6 मीटर पर सेकंड दिखा रहा है, और 5 सेकंड पे रखा उसको 156 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये इक्वेशन ऑफ मोशन से है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि अ कार इज मूविंग एट अ रेट ऑफ 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 18 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ब्रेक फॉर द फ्लाइट कम्स टू रेस्ट एट डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि 100 मीटर पे गाड़ी रुक जा रही है, 18 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रही है, ब्रेक लगाया जा रहा है, फाइनली ये गाड़ी रुक जा रही है। तो यहाँ पे सारे जो पैरामीटर्स हैं वो लिखे हुए हैं कि v = 0 मतलब ये फाइनली रेस्ट में आ जा रही है। इनिशियली ये गाड़ी 18 किलोमीटर पर आवर मतलब 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर का है। हम लोगों ने 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्यों बदला, क्योंकि हम लोगों को जो डिस्टेंस था वो मीटर में दिया हुआ था। अगर ये किलोमीटर में दिया हुआ था तो हम लोग इसको किलोमीटर में रहने दिए होते, या तो इसको भी किलोमीटर में कर लें, तो हम लोग का जो फाइनल आंसर आएगा वो किलोमीटर पर सेकंड पर आवर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जो हम लोग को फाइनली इक्वेशन याद है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, उसमें जब हम लोग ये वैल्यू रख देंगे तो हमें कोई एक्सेलरेशन निकल के चला आएगा आराम से। अगला सवाल है द वेलोसिटी कैन बी गिवन एज दिस, फाइंड द पोजीशन
अब हम लोग को याद है कि हम लोग वी डी वी डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी होता था, लेकिन जब हम लोग इक्वेशन के जब हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन को जब कैलकुलस मेथड सॉल्व करते हम लोग इंटीग्रेशन वाले फॉर्म को ही पढ़ा था। तो जैसे हम लोग इंटीग्रेट करते थे कि तो वहां पर से एक्स चला आता था, और अब आगे हम जब उसको करेंगे तो यहाँ पर से भी हम लोग को भी एक्स मिल जाएगा। ठीक, हम लोग को कुछ नहीं करना होता, बस इसमें इंटीग्रेट कर देना होता है। इंटीग्रेट करने में वैल्यू हमें मिली टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। ठीक, अब यहाँ पर जब हम लोग वैल्यू रखेंगे कि टी इक्वल टू 2 सेकंड में चाहिए तो हम लोग 2 सेकंड में वैल्यू रख देंगे, और मानते हैं कि वो पहले ओरिजिन पे था जैसा कि हमेशा माना जाता है, तो 2 सेकंड में वो जो ऑब्जेक्ट था वो 12 मीटर था, 12 मीटर दूर था। अब ये कुछ ऐसा सवाल है, बहुत छोटा दिखने में लग रहा है लेकिन ये है नहीं छोटा। तो इस सवाल के लिए हमें कुछ ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि डिस्टेंस ट्रेवलिंग nth सेकंड, मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है c = ut + ½ at स्क्वायर। लेकिन अगर हम लोग किसी इंस्टेंट में या फिर किसी एक फाइनली सेकंड में निकालना चाहते हैं तो हम लोग एसएन के लिए एक बार निकालेंगे कि मतलब टी को एन की वैल्यू रख दिया, फिर उसके बाद एक बार n-1 के लिए निकाल, जैसे हम लोगों ने 10th में करा था एपीजीपी की सम के लिए, या फिर ऐसा कुछ था, याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 7th सेकंड में ऑब्जेक्ट जो था वो 20 मीटर चला, और 9th सेकंड में वो 24 मीटर चला, तो हम लोग को 15वें सेकंड में उसने कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हम लोग को निकालना है। तो जब हम लोग SN-1 निकालते हैं तो हम लोग को फॉर्मूला निकल के आता है u इक्वल टू, जो यहाँ पे लिखा हुआ है u इक्वल टू ½ a 2t - 1। यहाँ पे जब हम लोग 7 सेकंड के लिए रख के निकालेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन चला आएगा, एक 9 सेकंड के लिए रख के निकालेंगे तो एक इक्वेशन चला आएगा। दो इक्वेशन, दो अननोन, दो वेरिएबल्स फाइनली एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि 2u दोनों में सेम है। डिफरेंस किया, हम लोग को ए की वैल्यू निकल के चली आई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग ए की वैल्यू रखेंगे तो हम लोग को यू निकल के चलाएगा, तो यू निकल के चला आया हमारे पास 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 7 मीटर पर सेकंड। ओके, अब हम लोग ए और यू की वैल्यू इसमें रख देंगे, क्योंकि हम लोग को टाइम पता है इस बार हम लोग से डिस्टेंस पूछा जा रहा है 15, यू पता है 7 मीटर, हाफ ए पता है हम लोग को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड पूछ रहा है 15वें सेकंड में, तो 15 × 2 - 1, बस 15 × 30 - 1, यानी यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 29 + 7 36 मीटर आंसर का मतलब वो 15वें सेकंड में 36 मीटर चला। अगला, अ कॉइन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर स्टार्टिंग फ्रॉम रेड्स एंड फॉल फ्रीली, मतलब खुद से खुले गिरता है वो, और उसके बाद कैलकुलेट पोजीशन एंड वेलोसिटी इमीडिएट आफ्टर 1 सेकंड 2 सेकंड एंड 3 सेकंड फ्रॉम द इंस्टेंट ड्रॉप। मतलब आप लोगों को बिल्डिंग से फेंका जा रहा है और पूछा जा रहा है कि 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद आप लोग कितने मीटर चले। कैलकुलेट पोजीशन वेलोसिटी, हाँ, कि आप लोग किस वेलोसिटी से गिर रहे हैं और कि क्या पोजीशन है आपकी। तो हम लोग जानते हैं s = ut + ½ at स्क्वायर। इसमें हम लोग u इनिशियली 0 पे थे, फ्रीली फॉल कर रहे हैं, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इसलिए हम लोग a = -g रख देंगे, और a = -g रख देंगे और u = 0 रख देंगे, जैसा कि यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अगला इस इक्वेशन में मन कर फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। ठीक, एट टी और v = ut + ½ at, नहीं ऐसे v = u + at। ठीक, v जो है वो फाइनली हम लोग को निकालना है और यहाँ पे u भी निकालना है, तो दो इक्वेशन हम लोग को मिल गए। हम लोग y1 निकाल लेंगे, y1 क्या देगा, y1 यहाँ से निकलेगा, तो एक के लिए यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो एक के लिए हम लोग को हो जाएगा -g/2। ठीक, -g/2 मतलब g मतलब माइनस इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि हम लोग उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। ठीक, और v जो होगा -gt होगा, -10 मीटर पर सेकंड। ठीक, 2 रखेंगे तो 2 के लिए इसमें वैल्यू 2 रख दो, यहाँ पे बस आंसर निकलता चला आएगा, सब सामने होगा आपके। अगला क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन द स्काई विद वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड बैक। मतलब 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जा रहा है। ठीक, और कितने टाइम के बाद वो जमीन से वापस टकराएगा। तो 60 सेकंड को हम लोग फिर उस फॉर्मूले में रखते हैं v = u - 80, u प्लस v = u + 80। ठीक, अब एक की जगह -g रख देते हैं। अब फाइनली उसको ग्राउंड पे टकराना है। ठीक, ग्राउंड पे टकराना है मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। ठीक, फाइनल वेलोसिटी 0 रख देंगे, मतलब हम लोग ये कहेंगे कि इसको जैसे कि यहां से ये ऑब्जेक्ट ऐसे गया और फिर ऐसे आके गिरेगा जमीन पे। ठीक, तो यहां से यहां तक एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया, यहाँ से 60 किलोमीटर पर आवर ऊपर गया, फिर यहाँ पर से कुछ ऐसे नहीं आएगा नीचे, थोड़ा गड़बड़ हो गया लेकिन आ जाएगा नीचे। ठीक, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो समय होगा वही समय लगेगा उसको यहाँ से यहाँ तक आने में। ठीक, अब
इसी बात का हम लोग फायदा उठाते हैं कि यहाँ पर जब जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और फिर जब यहाँ पे आएगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन दोनों का टाइम इंटरवल बराबर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये बात कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, क्योंकि फाइनली वही लगना ही है जी, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो जी ही लगनी है, तो और टाइम सेम रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का समय मतलब v हमारे पास जीरो हो गया फाइनली, यहाँ पे v इज इक्वल टू जीरो रख दिया हमने, ठीक। तो u इज इक्वल टू जी टी, ठीक। अब t की वैल्यू निकालने के लिए u बाई जी हो गया, ओके। ये हमारे को निकले g की वैल्यू 10, इसको काटा निकला 6। अब 6 जाने के लिए 6 आने के लिए, तो हमारे पास टोटल कितना बचा, टोटल कितना बचा 6 प्लस 6 जाने आने का मिला के 12 सेकेंड। अगला सवाल है कि प्रूव दैट द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड ड्यूरिंग इक्वल टाइम इंटरवल बाय अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट स्टैंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो एज द ऑड नंबर्स बिगिनिंग विद यूनिटी। मतलब ये बोल रहा है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो यूनिटी, मतलब अगर उन सबका रेशियो लें तो वो मतलब एक एक सेकंड के बाद तो उसका रेशियो जो है वो 1:3:5 ऐसा करके कुछ आने वाला है। देखते हैं, चेक करते कुछ ऐसा आने वाला है क्या कि नहीं। तो डिस्टेंस ट्रेवल थी टीथ सेकंड, मतलब nth सेकंड में हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल करने का फॉर्मूला निकाला हुआ था, और जो कि था u प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। अब इसमें हम लोग 1 सेकंड के लिए रखेंगे तो जी बाई टू, 2 सेकंड के लिए वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू 3g/2, अगर थर्ड सेकंड के लिए रखेंगे तो वैल्यू 5g/2। अब इन सबका रेशियो लेंगे तो 135 आ जाएगा। अगला सवाल था कि फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 100 मीटर, 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसमें से हम लोग कुछ बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं और एक बॉल को उसी टाइम पे जमीन से फेंका जा रहा है 25 मीटर पर सेकंड से। तो ये बताना है कि बॉल कहाँ मिलेंगी। अब हम लोग को सिनेरियो समझना है सबसे पहले कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि आपकी एक बिल्डिंग है 100 मीटर की ऊंची, अब उसमें एक बॉल को ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, ऊपर से नीचे छोड़ा जा रहा है, और सेम टाइम पे एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है। तो अब हम लोग से ये पूछ रहा है कि ये कब मिलेंगे और ये कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। तो ये जो x है इसको हम लोग, इसको ये वाली जो डिस्टेंस होगी इसको हम लोग x मानते हैं, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी हम लोग 100 माइनस एक्स होगी या फिर y मान लेते हैं। चलिए आसानी के लिए तो पहली बॉल के लिए हम लोग जब निकालेंगे तो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी निकाला हुआ था। दूसरी बॉल के लिए निकालेंगे तो उसके लिए फाइनल, उसके लिए निकालेंगे u जो होगा वो उसके लिए 25 मीटर पर सेकंड होगा, जी एक्सेलरेशन जो होगा वो माइनस जी होगा, और जो डिस्टेंस होगी वो 100 माइनस 5 होगी। दोनों को मिला के हम लोग को एक दो इक्वेशन मिल जाएंगे जिसमें दो दो अननोन रहेंगे, एक t और एक y। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली हम लोग पास निकल जाएगा t इक्वल टू 4 सेकंड, मतलब वो 4 सेकंड में मिलेंगे, और किसी एक वैल्यू में t की वैल्यू रखने पे हम लोग को मिल जाएगा कि ये 80 मीटर पे मिलेंगे, मतलब ऊपर से 80 मीटर, मतलब यहाँ कहीं आके वो दोनों मिलेंगे, ठीक। अगला सवाल, acceleration time graph of a particle moving along x-axis as shown. If the particle start with velocity 3 meter per second at t is equal to 0, find the velocity of the acceleration, find the velocity of the particle at t is equal to 4 second. यहाँ पे acceleration time graph के बारे में दिया हुआ है और velocity पूछ रहा है, मतलब हम लोग क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालना है कहाँ से कहाँ तक के लिए, 4 सेकंड के लिए, 0 से 4 सेकंड के लिए, ठीक है। और फाइनली हम लोग को 3 मीटर पर सेकंड जोड़ देना है क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने एरिया निकाला, इतने दूर का एरिया निकाला। अब इस एरिया में बहुत झंझट है निकालने के लिए, क्योंकि हम लोगों को ये लेंथ पता है कि ये 4 है और ये लेंथ कितनी है, 8 है। अभी हम लोग के पास ये वाली लेंथ नहीं पता है, तो इसके लिए हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे tan थीटा विल बी इक्वल टू 8 माइनस ए मतलब 8 माइनस 8 u दिस अपॉन 4 ओके। तो 8/8 करके वो आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग एरिया निकालेंगे तो 24 आएगा। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 24, मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए चेंज इन वेलोसिटी जो होगी वो 24 होगी। अब हम लोग को 24 होगी, 24 जो होगी वो चेंज इन वेलोसिटी होगी। अब जब हम लोग के पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 3 मीटर पर सेकंड, तो हम लोग उसको जोड़ देंगे, तो 3 मीटर पर सेकंड जोड़ देंगे तो उसको 27 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, ये रिलेटिव वेलोसिटी से लेके 2 सवाल हैं, लास्ट सवाल है शायद, आई थिंक। टू ट्रेन्स हैविंग लेंथ 120 मीटर और 100 मीटर आर रनिंग अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी 40 kmph and 50 kmph, what in what time will they completely cross each other, okay। तो इसको हम समझाने के लिए कुछ समझा देते हैं। एक ट्रेन इधर जा रही है 50 से, एक ट्रेन इधर जा रही है 40 से, दोनों की लेंथ, एक की लेंथ इसकी लेंथ मान लेते हैं कि 120 है, इसकी लेंथ मान लेते हैं 100 है। अब हम लोग, बताया था मैंने आपको कि इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसमें हम लोग ये वेलोसिटी जो होती है उनको ऐड कर देते हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है।
ठीक है, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में को मान नहीं लेते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड कर देंगे, 50 40 90 हो जाएगा। ठीक, दिखा देते हैं आंसर आप लोगों को। 50 40 90 हो गए यहाँ पे, और इसको हम लोग किलोमीटर पर सेकंड में है तो इसको मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, और डिस्टेंस जो होगी हम लोग की भी ऐड हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस भी तो मतलब एक दूसरे को पार भी तो करना है, तो 220 हो जाएगी। अब तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर देंगे तो टाइम निकल आएगा। ओके, जो कि 8.8 सेकंड है। अगला अगला सवाल जो था मेरा वो ये था कि टू कार्ड्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद 20 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड, तो फाइंड वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड फाइंड बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब मान लेते हैं कि जो सेम डायग्राम भी तो इसका भी सेम ही बनेगा कि एक कार इधर जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, एक इधर जा रही है 10 से, तो इसका इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या आएगा 20 प्लस 10। ओके, 20 प्लस 20 प्लस 10। ठीक, अब फॉर्मूले से आप लोग देख लेते हैं, VBA निकालेंगे तो VB माइनस VA, VB की वेलोसिटी 20 थी, मान लेते हैं इधर इधर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, छोड़िए इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, तो B जो होगी वो मेरी 20 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगी और 10 इधर से नेगेटिव होगी, तो B को B की जगह पे B रखते हैं और A की जगह पे -10 रखते हैं क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, इसी तरह करके हम +30 और अपोजिट करेंगे तो उसका नेगेटिव साइन होता है, इसलिए -30। आगे आने वाले टॉपिक्स जो हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोशन प्लेन, जो कि इनका अगला टॉपिक होता है, और फिर जिसमें हम लोग आगे जाके बढ़ के प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, जबकि इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग स्केलर्स पढ़ेंगे, वेक्टर्स पढ़ेंगे, फिर जो अलजेब्रा होते हैं वेक्टर्स के जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बाय अ कांस्टेंट समथिंग लाइक दैट, वो सब पढ़ेंगे। फिर एंगल्स ऑफ द वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग एक वेक्टर के दो वेक्टर जो हम लोग को दिए हुए होंगे उनका हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं। फिर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं कैसे पढ़ेंगे। फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे। फिर किसी वेक्टर को कैसे तोड़ा जाता है, कैसे हम लोग कह सकते हैं कि कोई चीज इंक्लाइन थी, जैसे मैंने बोला कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो उसको ऊपर मान लेंगे, तो उसको हम लोग कैसे तोड़ के दिखा सकते हैं कि वो क्या है, कैसे वो उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं। उसके बाद में हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो अभी तक वीडियो सीरीज में बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे भी हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए, बस आप लोग सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनको भी बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा, मुझे भी बेनिफिट होगा। मुझे मेरा कोई बेनिफिट है नहीं, आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बस एक ही आप लोगों से ये बात है, मन लगा के पढ़ाई करिए और वीडियोस को लाइक करिए। मैं भी थोड़ा इंप्रूवमेंट ला रहा हूँ और थोड़ा इंप्रूवमेंट लाऊंगा। ओके, थैंक यू।